डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का वेलकम है। और जो बच्चे नवोदय स्कूल के लिए क्लास सिक्स में जाना चाहते हैं उनके लिए ये पीवाईक्यू सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इससे पहले कि पीवाईक्यू सीरीज को मैं डिस्कस करूं, 2012 के क्वेश्चन पेपर को शुरू करने से पहले आपके पास आपकी रफ कॉपी और पेन आपके पास में होना चाहिए। तो चलिए एक अच्छे से थॉट के साथ इस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे कि जिंदगी तस्वीर भी है और तकदीर भी है। फर्क तो बस रंगों का है। मनचाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो वो तकदीर कहलाती है। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपको पता है कि क्वेश्चन पेपर में जो इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उन इंस्ट्रक्शंस को बड़े ही ध्यान से आपको पढ़ना होता है। आपको अपना रोल नंबर और आपके सिग्नेचर यहाँ करने होते हैं। यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना होता है। और ये तो क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर के इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ लिया कि रीजनिंग के कितने क्वेश्चंस हैं, मैथमेटिक के कितने क्वेश्चंस हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपके लिए इंग्लिश का लैंग्वेज होगा, और हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी के आपके पैसेजेस होंगे। चीजें बहुत सिंपल है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी ये वीडियो आपके काम की है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस तो सेम रहते हैं, बस उन्हीं क्वेश्चंस को इंग्लिश में और हिंदी में लिखा होता है। तो जब मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स में होते हैं उनको मैं उनकी हिंदी भी एक्सप्लेन करता हूं, तो आप उसके साथ साथ चीजों को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि रफ कॉपी और पेन के साथ आप तैयार होंगे, और आप साथ साथ में ही क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं, और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन क्वेश्चंस में आप गलतियां कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप चाहें तो पॉज करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो, क्योंकि मैं तो नहीं रुकने वाला, मैं तो लगातार चलूंगा जब तक कि पूरा का पूरा मैं क्वेश्चंस डिस्कस न करूं, जितने भी 100 क्वेश्चंस। चलिए, सबसे पहले यहां भी जो डायरेक्शंस हैं, डायरेक्शंस का मतलब होता है निर्देश। यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर्स में जो क्वेश्चंस मार्क लिखा हुआ है, उस क्वेश्चंस मार्क्स का जो सीरीज है उसके साथ क्या रिलेशन है उनको बताना है। फाइंड आउट द वन फिगर अमंग द आंसर्स फिगर्स। जो आंसर्स फिगर्स हैं उनमें से हमें फाइंड आउट करना है और उस सीरीज को कंप्लीट करना है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। यहां पे ये जो दोनों आपको दिख रहे हैं ये ऊपर की तरफ में है। यहां पे ये एरो इस तरीके से हो गया, तीसरी बार में ऐसे हो गया, तो चौथी बार में आपको सिंपल सी पता है यार, इस तरफ में होना चाहिए। किस तरफ होना चाहिए? इस तरफ होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप चीजों को जज कर सकते हैं। पहली चीज ऐसी थी, दूसरी बार में रोटेशन में वो ऐसी हुई, तीसरी बार में ऐसी हुई, तो चौथी बार में कैसी होगी बॉस? ऐसी होगी। और उसका मुंह किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। इस तरफ दो बिंदी होंगी। यानी कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आपका एक करेक्ट आंसर होगा। तो आपका ये आंसर सही गया है या गलत गया है, आप साथ साथ में लिख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरा कैसा गया है। सही गया हो तो आप टिक कर सकते हैं, फिर पॉज कर लिया है तो प्ले कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसे ही आएगा आप अपना आंसर लिखना, फिर देखना क्रॉस है कितने सही हैं। फिर जो गलत है फिर उनको वीडियोस के साथ में आप रीचेक कर सकते हो कि गलत है तो क्यों गलत है। और जब आप ऐसे करके 20 साल के क्वेश्चन पेपर करोगे ना, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। मैं भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। लेकिन आप अपनी मेहनत के साथ में मक्कारी करोगे, वीडियो लंबी है नहीं देखूंगा, आधे में से छोड़ के जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। चलिए आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चंस के बारे में बातचीत करते हैं कि इस फिगर के पैटर्न को देख करके आपको क्या समझ आ रहा है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो चीजें आपको समझ आएगी कि ये इस तरीके से है। यहाँ पे पिक्चर्स में यहाँ पे इस तरीके से है, और ये खड़ा है। तो यहाँ पे ये आगे की तरफ में क्या हुआ? ये बैठा था, खड़ा हुआ, रेडी हुआ, अब ये मूव कर रहा है। ये होगी राइट पोजीशन, ये इसका सही पोजीशन होगा। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, वो बिल्कुल चलने की कंडीशंस में आ रहा है। दैट इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, और अब हम बात करते हैं एंगल्स के बारे में कि ये जो एंगल है वो 90 से कम है, 90 से कम है, और यहाँ पे एंगल 90 है, और ये 90 के बीच में। यहाँ पे जो होगा एंगल वो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? आप इस चीज के लिए क्या समझते हैं? आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होना चाहिए वो ये वाला आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल जो है इससे ज्यादा होगा। ये जो एंगल है ना वो कितना मूव कर रहा है, आप देखिए 45 था यहाँ पे 90 हो गया।
यहाँ पे 135 हो गया, तो 135 में 90 प्लस 45 प्लस कर दो, देखो कितना हो जाएगा 180 हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा, ये कम्प्लीटली एंगल कुछ इस तरीके से होगा। ये इसमें 15 डिग्री का फर्क आ रहा है, ये 45 नहीं होगा, 15 डिग्री का फर्क आ रहा है, तो 15 डिग्री और इसमें आगे करेंगे तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है वो इसके अंदर एक सही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे रोटेशन को आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये पोजीशन दी हुई है, दूसरी बार में ये पोजीशन यहाँ पे है, तीसरी बार में ये पोजीशन यहाँ पे है, तो चौथी बार में इस वाले पार्ट में कलर होना चाहिए। तो इस वाले पार्ट के अंदर कलर कलर होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला है वही इसका एक सही आंसर होगा। कैसे, देखिए ये सर्कल है, सर्कल के फर्स्ट पार्ट में एक बार में कलर हुआ है, दूसरी बार में दूसरे पार्ट में, तीसरी बार में तीसरे वाले पार्ट में, चौथी बार में ये जो फोर्थ वाला पार्ट है इसके अंदर कलर होगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही इसका एक सही आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आपको एक सर्कल दिख रहा है, जो कि यहाँ पे ये सर्कल छोटा है, यहाँ पे सर्कल बड़ा है, और ये चीज़ जो बड़ी है वो छोटी हो जा रही है। इसी तरीके से ये जो आपका ट्रायंगल है वो छोटा हो जाएगा, लेकिन ये जो आपका स्क्वायर है वो बड़ा होगा। तो स्क्वायर बड़ा, ट्रायंगल छोटा, स्क्वायर बड़ा, ट्रायंगल छोटा, ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला दिया हुआ है वही इसका एक सही आंसर होगा। इस तरीके से जब आप क्वेश्चंस को मैच करते हुए आगे चलते हो ना, तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। और बहुत सारे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे कि यार पूरे क्वेश्चंस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप क्वेश्चंस को ये मान के चलोगे ना कि क्वेश्चंस यार छोड़ देते हैं, कर लूंगा मैं, आसान है, नहीं, प्रैक्टिस का पूरा गेम है। जब आपकी आदत होगी कि 1 से लेके 100 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर पा रहे हो, तो पेपर में आपके लिए ही आसानी होगी, मेरे लिए आसानी नहीं होगी, आपके लिए आसान होगा वो चीजें, और आपके लिए वो फायदेमंद होगा, और जो मेहनत करेगा उसका रिजल्ट तो आएगा। सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पे 6 से लेकर 10 तक में 4 फिगर्स दिए हुए हैं, और इन 4 फिगर्स में देखना है कि कौन सा सिमिलर है, जो डिफरेंट है उनको हमें बताना है, यानी कि ओड वन आउट को हमें बताना है कि कौन सा ओड वन आउट है। देखिए यहाँ पे एक आई है और एक बी है, आई और बी, आई और बी है, लेकिन यहाँ पे 2 आई है, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ना वो सबसे डिफरेंट सा है, उसमें 2 आई दिए हुए हैं। तो ओड वन को हमें बताना है कि ओड कौन सा है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे तीनों फिगर सेम है, यहाँ भी तीनों सेम है, यहाँ भी तीनों सेम है, यहाँ पे तो डिफरेंट है, यानी कि फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वही इसका एक सही आंसर होगा। अच्छा तो आगे बढ़ते हैं। जो 8th वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या समझ आ रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर में कहीं ना कहीं इनसाइड जो पिक्चर्स के इनसाइड में भी एक पिक्चर बनी हुई है, एक शेप बना हुआ है, बाकी किसी में भी इनसाइड में कोई शेप नहीं बना हुआ। ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, लेकिन ये ब्लैंक नहीं है बॉस। इसीलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन होगा वो एक सही आंसर कहलाएगा, और ये सही भी है। 9th वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं, और यहां पे अगर आप नोट डाउन करोगे चीजों को, तो इस तरफ में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पार्ट है इसके, इसके भी 8 और इसके भी 8, लेकिन यहां पे 8 पार्ट नहीं है, इसीलिए जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। आगे चलते हैं, और 9th वाले क्वेश्चन के बाद में अब हम चर्चा कर लेंगे 10th वाले क्वेश्चन के बाद का कि एक सही अप्रोच क्या होगी। देखिए टेबल दिया हुआ है, चेयर दिया हुआ है और ट्री दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ये आपस में रिलेटेड है। पेड़ से चेयर टेबल्स बनती हैं, लेकिन पेन एक सब में डिफरेंट पार्ट है, ये वुड से रिलेटेड कोई भी इसका लेना देना नहीं है, इसीलिए ये जो पेन है वो डिफरेंट है। लेकिन बहुत सारे लोगों का सोचना अलग भी हो सकता है कि टेबल और चेयर के साथ में पेन होना चाहिए, तो ट्री यहाँ पे डिफरेंट है। ये भी एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऑफिस में ट्री का यूज हम नहीं करते, ऑफिस में हमारी टेबल्स होती हैं, चेयर्स होती हैं, यहाँ भी तो आप देखिए चेयर्स हैं,
ये टेबल है आपकी, हाँ, और इसके अलावा ये पेन है, हाँ। तो ये ऑफिशियल चीज, लेकिन यहाँ पे कोई पेड़ तो नहीं है, आर्टिफिशियल पेड़ पेड़ है, वो गमलों में दिख जाएंगे आपको, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप अपने हिसाब से आंसर, अगर कोई थर्ड वाला भी कहता है तो भी सही मानूंगा, कोई फोर्थ भी कहता है तो भी सही मानेंगे। तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही सही है, वो अपना अपना परसेप्शन है कि आपके लिए ओड वन क्या है। ऑफिस से देखोगे तो ट्री होगा राइट आंसर। अगर आप नेचुरली चीजों को देखोगे तो कहीं ना कहीं डिफरेंट होगा, पेन होगा वहां पे उस कंडीशन। अब देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है और 11 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्या उनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करता है फर्स्ट दो फिगर्स के बेसिस पे। उन फिगर्स के बेसिस पे हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना है, ये डायरेक्शंस में लिखा हुआ है और मैंने आपको बता दिया एक सिंपल सा इसका डायरेक्शन। देखिए, फर्स्ट दो के बीच में आपको कुछ रिलेशन दिख रहा होगा कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप जो दिया हुआ है, इस शेप को यहाँ पे तो ब्लैंक है लेकिन यहाँ पे वो शेडेड है। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक शेडेड सर्कल, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो इसको फुलफिल कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड अगर फुलफिल कर रहा है तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, और करेक्ट है भी। 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। और एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो रोटेशन हो रहा है एरोज का, उसमें राइट क्या होने वाला है। यहाँ पे एरो ये है तो यहाँ पे एरो आपको ये दिख रहा है। इसी तरीके से अगर एरो यहाँ पे है तो यहाँ पे आना चाहिए, यानी कि जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट और सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं, और इसके आंसर्स को आप फाइंड आउट करने की कोशिश करिए, पॉज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी पीऊंगा जब तक आप इसके आंसर्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत सिंपल है यार ये तो। आप भी पानी लेके बैठ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब आप कोशिश करते हो ना लगातार कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो बीच बीच में आपको ब्रेक नहीं लेना है। आपको आपको लग रहा है कि पानी पीना है, पानी पी लीजिए, थोड़ा बहुत एक दो चीज़ें रख सकते हैं खाने वाने की, नमकीन जैसी चीज़ें, और प्रैक्टिस करते रहिए। क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो ट्राइंगल है, त्रिभुज जो है यहाँ पे कंप्लीट है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं, और 13 के बाद 14th वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखा जाए तो सर्कल और सर्कल के अंदर में भी सर्कल, इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स, यानी कि दो स्क्वायर बॉक्स होना चाहिए, एक स्क्वायर बॉक्स के अंदर दूसरा स्क्वायर बॉक्स आपको दिखना है, दिखेगा। तो दूसरा जो स्क्वायर बॉक्स है वो सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर है, इसीलिए जो आपका सेकंड वाला ऑप्शन है वो कहीं ना कहीं करेक्ट ऑप्शन है। और जब आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, रिलेट कर पाओगे कि सही कौन सा है। यहाँ पर देखा जाए तो एक ऊपर की तरफ में, दूसरा नीचे की तरफ में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शंस में। इसी तरीके से एक ऊपर में है तो दूसरा नीचे की तरफ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चौथा वाला जो ऑप्शन है वो सही है 15th वाले क्वेश्चन के लिए। अब 16 से लेकर के 20 तक के जो क्वेश्चन हैं, इसमें हमें ना देखना है वन ऑफ पार्ट जो स्क्वायर का है, और दूसरा चार ऑप्शंस में से कंप्लीट करना है। स्क्वायर कंप्लीट करना ना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना होता है। ये जो पिक्चर है ना, इसको कंप्लीट कर दो। अब देखो ये शेप कहाँ बन रहा है और किस में बन रहा है, बस ये तो मिलाना है हमें, कहाँ पे और कहाँ पे कैसे बन रहा है, कौन सा ऑप्शन। अच्छा एक चीज़ बताऊँ मैं, बहुत बार है ना लोगों को लगता है कि सेम है, ये ऊपर में हमें ऐसा चाहिए, ये और ये तो है नहीं। अब इन दोनों में देखिए कि बिल्कुल ही सिमिलैरिटी है,
कहीं भी मतलब डिफरेंट नहीं लग रहा है। और अगर डिफरेंट है तो नहीं, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि थर्ड वाला सही है कि फोर्थ वाला, तो दोनों तो लगभग सेम लग रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ा सा जो इससे बिल्कुल ही मिलता जुलता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये वाली लाइन देख पा रहे हो, थोड़ा सा यहाँ से कम है। लेकिन अगर हम देखें कि ये वाली लाइन में और ये इसमें हमें कैसा चाहिए, तो आप देखिए ये वाली लाइन इस पिक्चर्स के जो अंदर जो बना हुआ है ना, इससे ठीक मिलता जुलता जो पिक्चर है ना, वो ये वाला है। और यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी कम है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ पे आप जा सकते हो, जो कि सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 के बारे में बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए यहां से ना स्क्वायर को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, और ये होगा कंप्लीट स्क्वायर। और ये जो है ना वो कहाँ दिख रहा है, वो इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला ये इसका सही आंसर है। आपको स्क्वायर को कंप्लीट कर लो और बाउंड्रीज को मैच कर दो, देखो गेम आपका सिंपल हो गया। और 18th वाले क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कुछ इस तरीके की हैं। और ये होगा ये और ये आपको किस चीज़ में दिख रहा है, ये सेकंड वाले ऑप्शन के अंदर दिख रहा होगा। तो जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वही इसका सही और सटीक आंसर होगा। इसी तरीके से 19th वाले क्वेश्चंस में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें आप देखिए ये तो होगा नहीं, कहीं से कहीं तक ये भी नहीं होगा। और फर्स्ट और थर्ड में अगर आप ज्यादा एक्यूरेट के बारे में बात करते हो तो ये तो होगा नहीं, फर्स्ट वाला जो है 19th का फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए रेक्टेंगुलर शेप का बन रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इस तरीके से स्क्वायर कंप्लीटिंग वाले क्वेश्चंस तो कभी भी आपके गलत नहीं जाएंगे, पेंसिल से आप ड्रॉ कर लो पेपर में, कोई नहीं मना करेगा। और इसको अगर ऐसे मैच कर देते हैं, देखिए ना कौन सा सही है। अब इसमें भी मैं आपको बताऊं कि इसका सही आंसर क्या है, भाई साहब इसका सेकंड वाला सही आंसर है। सेकंड आप देख पा रहे हो ये। तो ये होती है अप्रोच क्वेश्चंस को करने की और क्वेश्चंस को कराने की भी। जैसे कि मैं यहाँ पे जो मिसिंग है ना उसको हमें फाइंड आउट करना है विदाउट डायरेक्शंस को चेंज करें। जिस तरीके का डायरेक्शंस है उसी डायरेक्शंस में हमें मिसिंग वन को फाइंड आउट करना है। और इसको फाइंड आउट करना काफ़ी सिंपल भी है और आसान भी है। क्यों आसान है, क्योंकि आप ऑब्जर्व करके आंसर्स को बता सकते हो कि इसका कंप्लीट क्या होगा। देखिए ये जो है, ये जो पिक्चर दिख रही है ना, सेम आपको चाहिए लेकिन इसके अपोजिट चाहिए, इसका अपोजिट चाहिए। यानी कि जो आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा है सेम, अगर इस बॉक्स को यहाँ पे मैं फिट कर दूं तो कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड, यस। यहाँ पे भी ये आप देख पाओगे कि जो आपका आंसर दिया हुआ है वो करेक्ट होगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो है, सेकंड वाले ऑप्शन से करेक्ट होगा, सेकंड वाला करेक्ट होगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको एक कंफ्यूजन होगी। अब वो कंफ्यूजन किस बात की होगी पता है, कंफ्यूजन इस बात की होगी कि ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ पे एक बिंदी है यहाँ पे, तभी तो ये 3 डॉटेड है, ये 2 डॉट से काम नहीं चलने वाला है। तो इन 2 डॉट्स के लिए मैंने यहाँ पे ध्यान से आपको बता दिया। आगे चलते हैं और 22 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अपोजिट ये है तो इसका अपोजिट हमें बनाना पड़ेगा। सेम एक ऐसे ही पिक्चर चाहिए, ऐसे ही पिक्चर चाहिए। तो अगर हम सेम देखते हैं तो ये ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट होगा। 23rd में अगर आप देखें, और डायरेक्शंस को चेंज नहीं करना है, डायरेक्शंस को चेंज नहीं करना मतलब कि जैसी पिक्चर है उसी पिक्चर्स को सेट करके देखना है कि सही है कि गलत है। तो अगर हम इस सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे अगर पुट कर देते हैं तो करेक्टली वो पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉब्लम फिगर्स को हम सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24th के बारे में।
24th वाला क्वेश्चन भी ये कहा जा सकता है कि सबसे पहले तो ये इस तरीके से आगे की तरफ आएगा, और न सिर्फ आगे की तरफ आएगा बल्कि आगे की तरफ आते हुए कुछ इस तरीके से जाएगा और यहाँ पे मैच कर जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पे ये पिक्चर कुछ इस तरीके से बनेगी। और अगर हम इस चीज़ को समझ पाएँ तो हमारे लिए आसान होंगी चीज़ें। कैसे? मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है, देखिए ना, ये ऐसे ही तो बना दिया मैंने। अगर यहाँ पे पुट कर देंगे तो वो इसका एक राइट आंसर होगा, यानी कि थर्ड वाला ही सही ऑप्शन है। 25th जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 25th वाले क्वेश्चंस का एक राइट आंसर क्या होगा? देखिए, चीज़ें बहुत सिंपल भी हैं, आसान भी हैं। कि अगर हम इस चीज़ को देखें, इस पैटर्न को देखें, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है, 25th का जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। 26 से लेकर के 30 तक के जो क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम फिगर्स आपको दी हुई है, और इस प्रॉब्लम फिगर्स में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, और आपको फाइंड आउट करना है इससे सिमिलर फिगर और उसका एक करेक्ट आंसर, कि उसका एक सही आंसर क्या होगा उस सिमिलर फिगर में। तो अगर हम सिमिलर फिगर्स की बात करते हैं ना, तो जब भी सिमिलर फिगर्स की बात होगी तो आपको देखना है कि इससे इसी के जैसा कौन सी पिक्चर है, और सिमिलरिटीज फाइंड आउट करना है, ना मिसिंग फाइंड आउट करना है, ना डायरेक्शन चेंज करके फिट करना, ना स्क्वायर फाइंड आउट करना। आप पैटर्न्स को देखिए, एक में स्क्वायर कंप्लीट करने के 5 क्वेश्चंस आते हैं, और क्या आता है, और क्वेश्चन मार्क दिया रहता है, उसका डायरेक्शंस बिना चेंज करे पिक्चर्स को कंप्लीट करना, कंप्लीटिंग स्क्वायर्स आता है, और दो दो पिक्चर्स दी होंगी, उसके रिलेशन से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस। मतलब आपको एक माइंड में पिक्चर क्लियर होती है कि किस तरीके का पैटर्न होता है, और जब आप पैटर्न को समझते हैं तो आपके लिए आसान होता है चीज़ों को करना, और इस तरीके से आप उसके आंसर्स को भी इजीली फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि आपने पैटर्न को समझ लिया है ना, तो पैटर्न को समझना काफ़ी आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, और 26th का जो करेक्ट आंसर होगा, जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता और सही आंसर जो है वो ये वाला ऑप्शन है। ये वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट। इसमें सिंपल है, फोर्थ वाला ऑप्शन इसके जैसा है, आसान है। 28th में ये इसके जैसा मिल रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन। 29 में अगर आप देखें तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो इसके जैसा मिल रहा है। 30 वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, और इसमें अगर आप देखोगे सिमिलरिटीज, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसके सिमिलर है। 31st से लेकर के 35 तक के जो क्वेश्चन हैं, 4 फिगर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और आउट ऑफ दीज 4 फिगर्स, दीज फिगर्स आर सिमिलर बट वन फिगर इज डिफरेंट। उसमें से एक जो पिक्चर है वो डिफरेंट है, और हमें बताना है कि जो डिफरेंट है वो कौन सी पिक्चर है। डिफरेंट को हमें फाइंड आउट करना चाह, डिफरेंट किस बेसिस पे? कोई पैटर्न्स के बेसिस पे, या फिर उसकी सिमिलरिटी के। देखिए, सारे पिक्चर्स को रोटेट कर रहे हैं ना, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें कहीं भी एंगल नहीं है, सब में एक एक लाइन, इसमें 2 लाइंस दी हुई हैं, इसीलिए जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो डिफरेंट है। और यहाँ भी कहीं ना कहीं 2 डॉट लाइन, दो दो दिख रहे हैं, इसमें एक ही दिख रहा है, इसीलिए फोर्थ वाला भी इसके अंदर बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप देखते हो ध्यान से कि क्या पैटर्न है, यहाँ पे जो दोनों पिक्चर्स है ना वो एक जैसी हैं, यहाँ भी एक जैसी हैं, यहाँ भी एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट है। ये दोनों सेम अगर होती तो हम कह सकते थे कि नहीं, कुछ ना कुछ पैटर्न है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। तो इसीलिए डिफरेंट है, तो इसी यही इसका सही आंसर है, क्योंकि हमें डिफरेंट ही फाइंड आउट करना है, और डिफरेंट फाइंड आउट करना है तो आसान है। 34th वाले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और यहाँ भी देखिए, पिक्चर का पैटर्न समझिए, एक ट्राइंगल, एक सर्कल, एक स्क्वायर,
एक ट्राइंगल, एक सर्कल, एक स्क्वायर, एक ट्राइंगल, एक सर्कल, एक स्क्वायर। यहाँ पे ट्राइंगल है नहीं, यानी कि डिफरेंट है फोर्थ वाला ऑप्शन। इस तरीके से जब हम समझते हैं ना पैटर्न्स को, तो चीज़ें समझ आ जाती है। देखिए, इसमें या तो वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है, लेकिन ये तो बिल्कुल डिफरेंट लाइंस हैं। तो फोर्थ वाला जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अब 36 से लेकर के 40 तक के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चंस में 1 2 3 4 करके आपको दिया हुआ है, और आपको यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फिगर अ सिमिलर ऑफ द गिवन फिगर। हमें सिमिलरिटीज को फाइंड आउट करना है कि इसके जैसा कौन सा है। सिमिलरिटी फाइंड आउट करना बहुत आसान है। देखिए, दो चीजें बहुत आसान है। सिमिलरिटी मतलब उससे बिल्कुल मिलता जुलता, और ओड वन आउट को भी डिफरेंट पहचानना आसान है, डिफरेंट कौन सा है। स्क्वायर को जब आप कंप्लीट करते हो वो भी सिंपल है। तो रीजनिंग तो लगभग सारे बच्चों के लिए सिंपल होती है, लेकिन मैथमेटिक्स में बच्चे फंस जाते हैं। और मैथमेटिक्स में सही आंसर वही बच्चे कर पाएंगे जो बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, इस सीरीज के साथ कंप्लीट करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चे रीजनिंग के क्वेश्चंस देख करके फटाफट फटाफट कर लेते हैं, और फिर मैथमेटिक्स में अटक जाते हैं। लैंग्वेज भी कर लेते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं, और उनके आंसर्स आ जाते हैं। बट लेकिन सिलेक्शन तो उसी का होगा जो मैथमेटिक्स में बाजी मारेगा, जो मैथ्स को समझेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं वही डिफरेंस क्रिएट तो करेंगे। यहाँ पे देखिए, सिमिलरिटीज फाइंड आउट करना है, लो सिमिलर आपको मिल गया। इसी तरीके से ये सेकंड वाला है, ये भी आपको सिमिलर मिल गया। 38 में आपको सिमिलरिटीज फाइंड आउट करना बहुत सिंपल, ये वाला सिमिलर है। इसी तरीके से 39th वाले क्वेश्चंस में सिमिलरिटीज फाइंड आउट करनी है, तो 39th में ये जो सेकंड वाला है ये सिमिलर है। इसी तरह से अगर हम 40 वाले में देखें, तो फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो तो डिफरेंट है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। एक बात बताऊं मैं आपको, 41 से लेकर के 45 तक के जो क्वेश्चंस है ना, इसमें एक सीरीज है प्रॉब्लम फिगर्स में, और जो क्वेश्चन मार्क है उसके लिए क्या होगा, एक सही पिक्चर कौन सी होगी, कौन से फिगर सही होगा, जिससे कि वो सीरीज कंप्लीट हो जाए। मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा है कि रोटेट नहीं करना है, करना है, बस आपको उस सीरीज को कंप्लीट करवाना है। देखिए, सबसे पहले इस वाले पैटर्न में, इस तरफ में ये है, इस तरफ में ये डबल लाइन है। जब ये रोटेट हो गया, रोटेट हो गया ऐसे, तो ये ऊपर की तरफ में चला गया, फिर ये इधर आ गया। अब ये नीचे की तरफ आएगा बॉस, क्योंकि अब यहाँ से ऊपर जाएगा। तो जब वो नीचे की तरफ आएगा ना, उसका बेस, ये बेस मान लो, जब नीचे की तरफ आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट है वही इसका करेक्ट आंसर होगा। 42 में क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं एक सर्कल गायब हो रहा है और एक डॉट आ जा रहा है, एक सर्कल गायब हो रहा है और डॉट आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगली बार में ये सर्कल गायब हो जाएगा और 4 डॉट हो जाएंगे। फोर्थ वाला ऑप्शन क्या करेक्ट होगा हमारा, ये ट्राइंगल होगा, केवल ट्राइंगल के अंदर 4 डॉट आएंगे। आ, क्या हमारा 42 का फर्स्ट वाला आंसर सही होगा? क्यों? क्योंकि सर्कल नहीं बचेगा, बस केवल और केवल ट्राइंगल बचेगा। तो देखिए, यहाँ से एक सर्कल गायब हुआ, दो सर्कल गायब हुए, दो बिंदियाँ, एक बिंदिया, यहाँ भी एक सर्कल गायब हुआ, तीन बिंदियाँ गई। ये जब गायब होगा ना, तो 4 डॉट्स आ जाएंगे, 4 पॉइंट्स आ जाएंगे। डॉट्स बोल रहा हूँ, पॉइंट्स बोल रहा हूँ, जो भी आप समझ पा रहे हो आप उसको समझो। 43 वाले क्वेश्चंस में क्या है, एक ऐसी लाइन दी हुई है, फिर दो लाइन आ रही है, तीसरे वाले में तीसरी में चौथे में एक स्क्वायर बॉक्स बन जाएगा, जो कि थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो हमारा सही होगा। 44th, व्हाट इज 44th? ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, तो हेक्सागन होगा। 6 साइड्स, 6 साइड्स हैं इसमें, ऑप्शन नंबर सेकंड वाले के अंदर 6 साइड्स दी हुई हैं। इसी तरीके से अगर हम 43 में देखें, तो जो आपका थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है। यहाँ पे एक है, यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 46 से लेके 50 तक के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को करने से पहले
वन ऑफ द पार्ट ऑफ द स्क्वायर, अदर इज द, हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है स्क्वायर को, सिंपल। स्क्वायर कंप्लीट करना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पे इसको ऐसे बढ़ाऊंगा आगे, और ये ऐसे आ जाएगा, और ये बाहर की जो बाउंड्रीज है ना, इसको कलर करने से आइडिया लग जाता है। रेड वाला पार्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको? रेड वाला पार्ट दिख रहा है फोर्थ वाले में या फर्स्ट वाले में? तो आप कहोगे फर्स्ट वाले में, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर आप देखें, इसको बस कंप्लीट कर दो, ये वाला बन जाएगा पिक्चर। इसी तरीके से इसको ये कंप्लीट कर दो, ये बन जाएगा दोनों तरफ से। 49 में लेकिन डिफरेंट है, इसको है ना पूरा कंप्लीट है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, फोर्थ वाला। और 50th वाले क्वेश्चन के अंदर देखा जाए ध्यान से, तो इसको अगर हम कंप्लीट करते हैं, यहाँ से ये और यहाँ से ये, तो इस तरीके का बनेगा। और ये अंदर का पूरा है, कहते हैं ना लॉन्ग होती है, उस तरीके का दिख रहा है। थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए 51 से मेन आपका गेम चालू होने वाला है। यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और मैथमेटिक्स मतलब आप समझ रहे हो कि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं यही डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और उसके बेसिस पे हम इसके आंसर्स को देने वाले हैं कि द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 7। 4 नंबरों का जो एवरेज है ना वो 7 है, और फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज 20 है, तो फोर्थ नंबर का फाइंड आउट करना। देखिए बहुत सिंपल होता है। 4 नंबर का औसत 7 है, तो कुल अगर हमें फाइंड आउट करना है तो 4 इंटू 7 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 28। और फर्स्ट 3 नंबर का एवरेज कितना है, 2 इंटू 3 120, सॉरी 60। 4 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये 28। और 3 नंबर का कितना है 20 है, तो 28 में से 20 को माइनस कर दो, 8 आ जाएगा आपका आंसर। फाइंड द फोर्थ वन, तो जो फोर्थ होगा वो क्या होगा, 8 जो है वो आपका एक करेक्ट आंसर होगा। 8 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। फाइंड द फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर हमारा 8 होगा, और यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, गलत ऑप्शन है, 8 इसका सही आंसर होगा। what should be taken what should be taken out 3 upon 7 to get this? 2 upon 7 में से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करें, 3 अपॉन 7 में से क्या माइनस करें कि हमें 2 अपॉन 7 मिल जाए। देखिए 3 अपॉन 7 में से क्या माइनस कर दें कि हमें मिल जाए 2 अपॉन 7। देखिए 2 अपॉन 7 चाहिए, 3 अपॉन 7 में से क्या माइनस कर दिया जाए कि 2 अपॉन 7 आ जाए। तो 3 अपॉन 7 में से अगर हम माइनस करते हैं 1 अपॉन 7, 1 अपॉन 7 करते हैं, 1 अपॉन 7 करते हैं, तो ये 2 अपॉन 7 होगा, और 2 अपॉन 7 मिलेगा। यानी कि 1 अपॉन 7 जो होगा ना वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, इसी में 1 अपॉन 7 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन को ऐसा समझो कि 5 में से क्या माइनस कर दूं कि 2 आ जाए, तो आप क्या बोलोगे, सर 3 माइनस कर दो, कैसे पता चला, 5 में से 2 को माइनस करने पे ही पता चला ना, 5 में से 2 को माइनस करने पे ही पता चला ना कि 3 आएगा। वैसे ही 3 अपॉन 7 में से 2 अपॉन 7 को माइनस किया तो क्या आ गया 1 अपॉन 7, इसीलिए 1 अपॉन 7 जो है वो सही आंसर है। अब आगे चलते हैं। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ अ रूम, फ्लोर का एरिया दिया हुआ है और लेंथ भी दिया हुआ है। तो देखिए रूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से एरिया निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ से क्या निकलता है, एरिया निकलता है, और एरिया आपका दिया हुआ है 363, और इसमें 33 इसकी लेंथ है,
तो ब्रेड्थ हमें फाइंड आउट करना है, तो 33 इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 363। तो अगर हमें ब्रेड्थ को फाइंड आउट करना है तो 363 अपॉन 33, तो 33 में इसको कर देंगे तो ये 1 बार में जाएगा और ये 11 बार में चला जाएगा। तो 11 मीटर जो है वो इसका सही आंसर होगा। 53 का थर्ड वाला 11 वाला आंसर सही है। अब 54th वाले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बॉय गेट्स 20 रुपीज पर मंथ एंड स्पेंड 50%, हाउ मच सेव इन 1 ईयर। देखिए, एक साल में वो कितना बचाएगा ये पूछ रहा है, एक महीने में नहीं बचा रहा है। एक महीने में वो 20 रुपये उसको मिलते हैं, 20 रुपये मिलते हैं और 20 रुपये का 50% वो खर्च कर देता है, 50/100, तो ये 2 बार में और ये 10। 10 रुपये खर्च करता है, 10 रुपये बचाता है, 10 रुपये बचाता है, तो सेविंग कितनी हो गई? सेविंग हो गई 10 रुपये की एक महीने की, तो 12 महीने कितनी हो जाएगी? 120 रुपये। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला है वो करेक्ट। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज अ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 500 एट द 2% पर एनम फॉर 4 ईयर। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 500 में रेट आपका 2% का है और ये टाइम 4 ईयर का है। जीरो से ये जीरो तो आपका कैंसिल आउट हो गया। 5 2 10 और 10 में 4 कर देंगे 40। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वही सही है, सेकंड ऑप्शन सही है। What list number should be subtracted from 413 so that a resulting number is exactly divisible by 13? What should be subtracted from 413 that the resulting number is exactly divisible by 13? 56 का आपको 413 से डिवाइड करना है, 56 को 413 से डिवाइड करना है। देखिए कि वो 13 से डिवाइड हो जाए। जब हमारा नंबर जो है ना, व्हाट लिस्ट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 413, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शंस के थ्रू फाइंड आउट करना है कि अगर ऑप्शन से इसके आंसर को हम कैसे करें। देखिए, 413 में से डिवाइड माइनस कर देते हैं हम 12, तो 401 आएगा। अगर 413 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 413 को, सॉरी 413 को 12 माइनस करते हैं 401, और 401 को डिवाइड करते हैं 13 से, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब 413 में से 10 को माइनस करते हैं 403 डिवाइडेड है क्या 13 से। यस, ऑप्शन नंबर सेकंड इसी से डिविजिबल होगा क्योंकि वो 13 बार में डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? 13 बार में डिवाइड हो जाएगा। दूसरा भी तरीका है इसको सॉल्व करने का कि 413 को डिवाइड किया जाए 13 से, तो सबसे पहली बात तो 3 बार में जाएगा, 39 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, और यहाँ भी 3 होगा, यहाँ भी 3 होगा, 33 होगा, यहाँ पे 23 होगा। राइट, कितना होगा? 23 होगा। और यहाँ पे 1 बार में करेंगे 13 होगा, और इसको माइनस अगर करते हो 10 आएगा, मतलब 10 रिमाइंडर बच रहा। अगर 10 को माइनस कर दिया जाए तो भी आप देख पाओगे इसका जो आंसर है वो करेक्ट है, सेकंड वाला ऑप्शन। इसी तरीके से फ्रैक्शन क्या होगा? 4 is 1.50, 1.50 what percent of fractions 4 rupees to 1.5 rupees। देखिए 1.50 दिया हुआ है और नीचे में अगर 4 रख देते हैं कोई फर्क पड़ेगा नहीं,
क्योंकि अगर हम इनको पैसे में चेंज कर देते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करना होगा दोनों में, तो ये तो 150 हो जाएगा, यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 400 हो जाएगा, और जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट होगा, और 5 3 ज़ा 15 और 5 8 ज़ा 40, 3/8 हो गया। 3/8 जो है 3/8 हो जाएगा, और 3/8 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो सेकंड वाला ऑप्शन है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये तो सेकंड वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं। राजेश परचेस्ड अ वॉच 330 एंड फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। यार ये क्वेश्चन अधूरा सा क्यों लग रहा है मुझे। परचेस्ड अ वॉच 330 एंड फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 330 रुपये में खरीदी तो भाई बेचा कितने में, बेचा कितने में वो देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है। 300 रुपये में उसने खरीदा है और 330 रुपये में बेचा है। उसकी जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 300। क्वेश्चन अधूरा है थोड़ा। कॉस्ट प्राइस मतलब खरीदा उसने 300 रुपये में और सेलिंग प्राइस उसकी है 330। तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, उसको प्रॉफिट हुआ 30 रुपये का। 30 रुपये का प्रॉफिट किस पे हुआ, 300 पे हुआ। तो 30/300 तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल आउट, 10 बार में कैंसिल आउट होगी। ऑप्शन नंबर 4। 59th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2। तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। 1/2 सेकेंड वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट। एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है 12 18 और 24 का। तो क्या होगा देखिए, 12 18 24। सबसे पहले तो हम 2 से करेंगे, 6 9। फिर हम करने वाले हैं 2 से, ये हो जाएगा 3, और ये 9 और ये 6। फिर होने वाला है ये 2 से, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा नहीं जाएगा 2 से, ये भी 3 से, फिर ये 3 से होगा, फिर 1 1 और ये फिर 3, ये फिर 3 से होगा, तो 1 1 1। 3 3 ज़ा 9 और 9 6 ज़ा 72। सो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 72। 1/3 ऑफ प्रॉपर्टी इज वर्थ 1500, फाइंड द 1/5। देखिए 1/3 प्रॉपर्टी उसकी इक्वल है 1500 के, तो 1/5 कितने के बराबर होगी। और यहां से सबसे पहले अगर 1/3 उसकी है, 1/3 अगर 1/3 अगर है 1500, तो एक यूनिट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। एक यूनिट की कितनी है, एक यूनिट की 500। एक यूनिट की अगर 500 है तो 1/5 की कितनी होगी, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो 4500 हो जाएगी, राइट। 1/3 की जो वैल्यू है ना वो आ जाएगी आपकी कितनी, 1500। तो अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करना है ना तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो 1500 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर एक यूनिट की जानना है, एक इकाई की अगर वैल्यू जानना है तो ये हो जाएगा 4500। और हमें फाइंड आउट करना है 1/5 की, तो 4500 डिवाइडेड बाय 5, तो 900 हो जाएगी। 1/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 900। तो 900 जो ऑप्शन है ना वो सही ऑप्शन होगा, 900। इसीलिए जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सबसे सही और सबसे सटीक आंसर है। अब बात करते हैं 61 के बाद 62 वाले क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 6 0 12 14 एंड 13। 6 0 12 13 एंड 14 और 13। अब यहाँ पे हमें एवरेजिंग करना है, और एवरेज निकालना बहुत सिंपल है। 0 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यहाँ पे कॉमा है, 0 है वो, और प्लस 12 दिया हुआ है, और
14 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, अपॉन 1 2 3 4 और 5 से डिवाइड कर दो। तो 14 और 6 20, 20 और ये 20 और ये 12, 42, 32 और 13 45, 45 डिवाइडेड बाय 5, 9 बार में। तो ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, यानी कि 9 जो है वही आपका करेक्ट आंसर हो। 63rd के बारे में बात करते हैं। अ मैन टेक्स 3 days टू वॉक 45 किलोमीटर। 75 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लेगा? ये 3 days में है ना, वो कितना चल रहा है? 45 किलोमीटर। तो एक दिन का सबसे पहले आप निकालो, एक दिन का निकालो, या 1 किलोमीटर का निकाल लो, जो भी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए, एक डेज का अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा वो? 45 डिवाइडेड बाय 3, तो 15 जाएगा। 1 डे में वो 15 चल रहा है और उसको 75 किलोमीटर कवर करना है, यानी कि 75 कवर करना है, तो यानी कितने का मल्टीप्लाई कर किया हमने? 5 का। और यहाँ भी अगर 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 5 डेज हो जाएगा। 5 डेज में 75 किलोमीटर चलेगा। 5 डेज में 75 किलोमीटर चलेगा, तो कितने दिन लगे उसको? 5 डेज लगे। इस क्वेश्चन को अपोजिट भी कर सकते हो कि 45 किलोमीटर वो चल रहा है 3 डेज में। 45 किलोमीटर चल रहा है वो कितना? 3 डेज में। तो 1 किलोमीटर कितना चलेगा? वो 3/45। और 75 को फाइंड आउट करना है, 75 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का तो इतना है, तो 75 फाइंड आउट करने के लिए 3/45 मल्टीप्लाइड बाय 75। वो ये 15 3 जा, और ये 15 बार में कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 15 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, सॉरी दिए पहले, ये 5 आ गया ना आंसर, 5 होगा थर्ड वाला आंसर जो है करेक्ट होगा। तो दोनों ही तरीके से आंसर्स को फाइंड आउट किया जा सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, जो कि बहुत बार बच्चे गलत करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 एंड 20 एक्जैक्टली। कौन सा ऐसा नंबर है जिससे कि 20 और 16 दोनों ही डिवाइड हो सकते हैं? 20 और 16 दोनों ही डिवाइड करने की बात कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए ऑप्शंस में हम देखते हैं, ट्राई करते हैं। ऑप्शन में ये 20 से डिवाइड होगा लेकिन 16 से डिवाइड नहीं होगा, ये 16 से डिवाइड होगा लेकिन 20 से डिवाइड नहीं होगा, ये 80 बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है ना, ये सही है, इससे ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। ग्रेटेस्ट नंबर यही है। 40 से डिवाइड होगा नहीं, 16 32 से भी नहीं होगा, 80 से भी नहीं होगा, ये 4 होगा, 4 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों नंबर। हाउ मेनी टाइम्स should we add 19 to get 19 to get 133? 19 से वो 19 7 जो होता है ना 133, 19 7 जो 133 होता है ना, कोई भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज जो है वो सही आंसर है, तो 7 तो कहीं है नहीं। द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 2 5 8 11, 2 5 8 11 क्या हो रहा है? ये 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, 3 प्लस कर 14। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अब देखिए 67th वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द लेंथ। कितना है? लेंथ के 3/5 है। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 25 मीटर देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, और ब्रेड्थ जो है वो लेंथ के 3/5 है, लेंथ के 3/5 है ब्रेड्थ जो है। यानी कि अगर हमें ब्रेड्थ के बारे में अगर आइडिया नहीं है तो हमें कोई भी एक वैल्यू माननी पड़ेगी जो कि वो 3/5, और यहाँ पे इसकी लेंथ हमें दी हुई है, लेंथ हमें दी हुई है, सॉरी लेंथ 25 दी हुई है, लेंथ आपको 25 दी हुई है,
ब्रेड तो फाइंड आउट करना है तो बहुत सिंपल है, लेंथ का थर्ड फिफ्थ यानी कि 25 कर देंगे यहाँ पे, 5 5 ज़ा 25 यानी कि ब्रेड्थ आ गई 15। तो आपकी ब्रेड्थ कितनी आ गई, 15 आ गई, लेंथ कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है L+B। टू लेंथ आपकी कितनी दी हुई है, लेंथ आपकी दी हुई है 25 और ब्रेड्थ दी हुई है 15। तो इन दोनों को अगर प्लस कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 हो जाएगा यहाँ पे, इंटू 2 यानी कि 80 मीटर आ जाएगा। क्या होगा, ये जो 80 मीटर है वो आपका सही आंसर होगा। 80 मीटर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं 68 वाले क्वेश्चन के बारे में कि द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार इज 5 लाख, व्हाट इज द न्यू प्राइस इफ द ओरिजिनल प्राइस रिड्यूस बाय 10%। ओरिजिनल प्राइस से 10% कम हो गया, तो ओरिजिनल प्राइस से 10% कम हुआ है यानी कि ये जो 5 लाख है इसका 10% ही तो कम हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, यानी कि इसमें से हमें 50,000 कम करना है, तो 4,50,000 रुपये होंगे। ऑप्शन नंबर थर्ड, क्योंकि ये 50,000 होगा ना यहाँ पे, तो ये 5 लाख था, इसमें से 50,000 कम कर दो, 5,000 बोल रहा हूँ, 50,000, ये कितना हो जाएगा, 4,50,000। 5 लाख में से 50,000 माइनस करोगे, 4,50,000 रुपये होंगे। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं। अच्छा, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। हमने मान लिया कि 100% की जो प्राइस है ना वो 50,000 है, सॉरी 5 लाख है। 10% कम हुआ यानी कि 90% हमें निकालना है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की हो जाएगी 5,000 रुपये, तो 9 × 5 = 45, 4,50,000। ऐसे भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। इन द फॉलोइंग पाई चार्ट द एक्सपेंडिचर ऑफ फूड इज 6,800 पर मंथ और फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। देखिए, एक चीज हमें समझ में आ रही है कि जो एक्सपेंडिचर है, फाइंड द पाई चार्ट द फूड, फूड का कितना, 17%। 17% इज इक्वल टू 6,800 और हमें फाइंड आउट करना है एजुकेशन। एजुकेशन 16% है, तो 1% की वैल्यू सबसे पहले तो हम फाइंड आउट कर लेंगे ताकि हमें आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली कितना है। तो 6,800 में अगर 17 का डिवाइड कर देते हैं तो 400 आ जाता है, और 1% की वैल्यू अगर 400 है तो 16% की कितनी हो जाएगी, इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर दो तो 6,400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। 70 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, सॉल्व करना है और जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। तो 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 240 ऊपर हो जाएगा, 120 नीचे हो जाएगा, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 120। तो सबसे पहले तो ये 12 दो बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे 12 2 × 24, 240 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 120। 120 को डिवाइड कर दो, 2 आंसर आ हुआ, यानी कि जो 70 वाला क्वेश्चन है उसका राइट आंसर होगा 2, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं, 71 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज 3844, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर। स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है ना वो होता है 4πr²। वैसे तो मैं बताऊं ये क्वेश्चन एक 6th क्लास के बच्चों के लेवल का नहीं है, लेकिन सरफेस एरिया जो होता है, सरफेस एरिया जो स्क्वायर का होता है वो होता है 4πr², और इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है। और 4πr² की वैल्यू पता है कितनी दी हुई है, 3844। सो 4πr² इक्वल टू 3844। अब हमें आर फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो पाई r² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3844 अपॉन 4। 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा
3844 को 4 से डिवाइड करो, सबसे पहली चीज़ 3844 डिवाइडेड बाय 4 तो 961 हो जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी ना वो 961 हो गई। अच्छा, अब हमें आर स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर इक्वल टू 961। तो 961 में सबसे पहले तो 7 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 7 कितना हो जाएगा 6727, और ये डिवाइड कर देंगे 22 से, इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो 22 से इसको डिवाइड कर दो, 6727 को 22 से डिवाइड कर दो, 22/7 होता है ना, 22 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे तो मामला अटक जाएगा। 38477 में हमने 4 का डिवाइड कर दिया और इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा तो क्या आया हमारा 3844 में, एक सेकेंड, 3844 मल्टीप्लाइड बाय 7, गलत है यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए 4 पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो 3844 है। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 4 22/7 ये होगा इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 3844। तो आर स्क्वायर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा 3844 मल्टीप्लाइड बाय 7/4 इंटू 22। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 961, और 961 किसका स्क्वायर है 31 का है, ये इसको कैंसिल आउट करेंगे ना हम, 31 आएगा और 961 आएगा, और 961 किसका स्क्वायर रूट है, आर स्क्वायर रूट में करेंगे, आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे अगर 961 को तो 31 आ जाएगा। और स्क्वायर रूट आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया 40 तक याद होना चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट पता होगा कि किसका स्क्वायर रूट है ये, तो आंसर निकालना उसमें आसान होता है हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 72 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 के अंदर अगर आप ध्यान से देखते हैं क्वेश्चन को, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी कि यहां लिखा हुआ है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, यानी कि ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में खत्म करता है और बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। बी उसी काम को 12 दिन में खत्म करता है। अब यहाँ पे नंबर्स चेंज हो सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें टोटल वर्क फाइंड आउट करना है, और 10 और 12 में अगर देखना है आपको टोटल वर्क, तो टोटल वर्क के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इसका टोटल वर्क क्या हो जाएगा, इसका टोटल वर्क हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60। क्यों 60 हुआ, क्योंकि 10 और 12 का जो एलसीएम है वो 60 होगा। अब इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से आप समझिए कि ए किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। बी उसी काम को वो 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अब इसका जो एलसीएम है वो कितना आएगा 60 आएगा। कैसे आएगा, देखिए 10 और 12 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 2 से करेंगे, सबसे पहले 2 से करेंगे तो ये 5 होगा, और 2 6 12 होगा। फिर इसी तरीके से अगर आप 2 से करते हैं तो ये 3 होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 वैसे का वैसे ही आएगा, फिर एक बार 3 और एक बार आपको 5, यानी कि 2 2 3 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। अब टोटल वर्क तो आपका आ गया 60। अब किसी टोटल आपका काम 60 डेज का है, अगर वो काम कर रहा है 10 तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा 6 दिन में, 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा, 10 6 ज़ा, और ये यहाँ पे ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा 5 से 12 5 ज़ा 60, 5 डेज में। यानी कि अब हमसे क्वेश्चन में ये एक चीज हमें समझ आ चुकी है कि हमने इनका एलसीएम लिया, हमें टोटल वर्क पता चल गया, टोटल वर्क पता चल गया। अगर टोटल वर्क इतना है तो ए अकेले करेगा तो उसको 6 दिन लगेंगे, बी अकेले करेगा तो 5 दिन लगेंगे, लेकिन अगर दोनों मिल के करेंगे तो वो काम 11 दिन में, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 11,
और मिल करके करेंगे तो टोटल काम को वो कितने दिन में खत्म कर सकते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मिल के करेंगे तो आपको पता है ये 60 आ गया, यानी कि ये कितने दिन में काम को खत्म कर देगा, 60 के हिसाब से ये 6 दिन में कंप्लीट कर देगा और ये 5 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो टोटल अब ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने में कर देंगे, तो 11 डेज में। काम हमारा कितना है 60, तो 60 अपॉन 11 इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 5 अपॉन 11, 11 5 जा 55 और ये 5 60। तो ये होगा इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपको फर्स्ट दिख रहा है वही इसका करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से ए बी अकेला पूछता तो बी से हम केवल डिवाइड कर देते, 5 का डिवाइड कर देते। ए अकेला पूछता तो ए अकेले का डिवाइड कर देते। तीन लोग होते तो तीनों का एलसीएम निकालते और जो भग जाता अगर काम छोड़ करके उसको माइनस कर देते हैं, दो का हम करते। तो इस तरीके से हम आंसर्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में, और यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 360 है ना, इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। क्यों? अगर हम छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाते हैं, अगर हम स्मॉल यूनिट से बिग यूनिट की तरफ जाते हैं, यानी कि मीटर पर सेकंड से हम किलोमीटर पर आवर में जाते हैं, तो वहां पे 18/5 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। और इसी तरीके से अगर हम अपोजिट आते हैं तो 5/18 का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये हमारा 2 बार में कैंसिल, 20 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। 20 इंटू 5 यानी कि 100 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 मीटर पर सेकेंड। अब इस तरीके से ये जो सेकंड वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है वही ऑप्शन सही ऑप्शन है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेशियो दिया हुआ है, हमें तीनों का रेशियो फाइंड आउट करना है। देखिए रेशियो को, क्वेश्चंस को अगर आप सॉल्व करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले रेशियो को एक के नीचे एक रखना होता है। 5/14 है तो यहाँ पे लिख दिया 5/14। दूसरा दिया हुआ 7/3 तो ये 7/3। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो ये आपका 14 है ना, तो ये 14 आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 7 आ जाएगा। अब ये 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 98 और ये हो जाएगा 14 3 जा 42। अब इनको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं 7 से तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 7 5 या 35 और ये आ जा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 14 7 जा 98 और इसको 7 से करेंगे तो 6 बार में, तो 5/14/6। अब ये आंसर कहाँ आ रहा है? 5/14/6 ऑप्शन नंबर सेकंड के अंदर आ रहा है। तो रेशियो के क्वेश्चन को हम इस तरीके से करते हैं, रेशियो को एक के नीचे एक रखते हैं और जो भी ब्लैंक दिखता है वहां पे इधर वाला नंबर इधर आ जाता है, और यहाँ पे अगर ब्लैंक है तो ये वाला नंबर इधर फिल हो जाएगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि 256 की पावर हमें दी हुई है, 256 की पावर आपको दी हुई है 3/4। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज आपको ये देखना होगा कि 256 वो कितनी बार में यहाँ पे जा रहा है। तो सबसे पहले तो 256 का हम क्या करने वाले हैं, 256 का हम फाइंड आउट करने वाले हैं फैक्टर। और 256 का फैक्टर फाइंड आउट करने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले अगर हम 2 से करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। फिर अगर हम 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। फिर 2 से करते हैं, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। फिर 2 से करते हैं तो ये 16 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो ये 8 हो जाएगा। फिर 2 से करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2 से करते हैं तो ये 2 हो जाएगा। ये 2 से करते हैं तो ये 1 होगा। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ये पेयर बना है, एक ये पेयर, ये एक ये पेयर और ये एक पेयर, यानी कि 2 2 जा 4, 2 या 4 4 4 4 4 टू दी पावर 4 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 की पावर 4 हमने कर दी है और इसकी जो पावर लिखी हुई है 3/4। तो आप देखोगे ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 4 की पावर 3 हो गई है। और 4 की पावर अगर आपके पास में 3 है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 का मतलब क्या हुआ? 64 हुआ। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है वही इसका क्या है? एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए, ये तो थे हमारे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस जिनको आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा, समझा और सीखा भी। लेकिन जो इंग्लिश के पैसेजेस होते हैं उनमें हमें क्या करना होता है? समझना होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को समझना होता है।
क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये हमें समझना होता है। जब आप इन चीज़ों को समझते हैं तो आपसे वो क्वेश्चंस बनेंगे। इंग्लिश के भी, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी के पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ना है पैसेज को। जब आप पैसेज ध्यान से पढ़ोगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ आने लगेंगी। और मैं यहाँ पे पैसेज को डिक्टेट कर रहा हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो पाए। हर्षवर्धन रोज टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ हिज टाइम, मतलब अपने समय का सबसे ग्रेटेस्ट एम्परर वो उभरता हुआ था। ही ब्रॉट हिज सिस्टर्स टू थानेश्वर एंड बिगेन टू रूल बोथ द किंगडम्स व्हेन सी डाइड, जब उसकी सिस्टर की डेथ हुई, शी शिफ्टेड टू कैपिटल कन्नौज, वो कन्नौज कैपिटल में हुआ। फॉर 6 years हर्षवर्धन वेंट टू मेक कॉन्सिक्वेंसेस इन जनरल सिंह जनरल सिंह was able to warrior who won the new territory for Harsh, and Harsh become a master of whole North India। वो पूरे जो नॉर्थ इंडिया था वो उसका पूरा मास्टर बन चुका था। हर्ष हर्षवर्धन ट्राई टू पुश इनटू साउथ इंडिया ऑल्सो। नॉर्थ का तो मास्टर बन चुका था हर्षवर्धन, साउथ इंडिया में भी वो कब्जा करना चाहता था, बट ही कुड नॉट डू सो बिकॉज वो नहीं कर सका। पुलकेशिन वॉज अ वेरी ब्रेव किंग, वो जो था जिसको डिफीट कर दिया उसने हर्ष को, और फोर्स हिम टू रिटर्न, वो वापस जाने पे मजबूर कर दिया हर्षवर्धन को। हर्ष वॉज द फर्स्ट डिवोटी टू लॉर्ड शिवा, और वो पहला ऐसा डिवोटी था भगवान शिव का। बट लॉट लेटर ऑन बिकम अ बुद्धिस्ट, लेकिन बाद में वो बुद्धिस्ट बन गया। अ चाइनीज पिलिग्रिम्स हिंग तानसेन विजिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग द हर्ष रीजन, ही विजिटेड टू ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, और जब पूरे इंडिया के हर कॉर्नर में विजिट किया। ही हैज रिटन मच अबाउट हर्ष गवर्न ड्यूरिंग हर्ष रीजन्स। नालंदा वॉज अ बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, और जो नालंदा थी वो बुद्धिस्टों की यूनिवर्सिटी थी। इट वॉज सिचुएटेड एट राजगिरी नियर पटना, और जो पटना था उसके राजगिरी के नियर था। अबाउट 10,000 स्टूडेंट स्टडीज हेयर, और वहाँ पे लगभग 10,000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे। दिस स्टूडेंट्स केम फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, और ये स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज से आए हुए थे। दे व गिव अ फ्री एजुकेशन, वो फ्री एजुकेशन देते थे, बोर्डिंग्स एंड लॉजिंग सारी थी। हिंद सनसिंग्स टू स्टडीज हिट यूनिवर्सिटी, और हर्सन गेव लार्ज सम्स फॉर हिज यूनिवर्सिटी, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी। यानी कि पूरे उसके रूल के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से उसने रूल किया है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हु वॉज हिंग तांसेन, वो कौन था, एक चाइनीज पिलिग्रिम था, राइट। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। हिंग तांसेन जो है नाम ही ऐसा है चाइनीज, आपको सिंपल चाइनीज पिलिग्रिम था, कोई प्रोफेशन नहीं था, कोई ब्रिटिश राइटर नहीं था, किंग ऑफ चाइना नहीं था, वो पिलिग्रिम्स था, तीर्थयात्री था। नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज, वो कहाँ था, सिचुएटेड इन राजगिरी नियर पटना। ये आप मैंने देखा होगा पैसेज के अंदर ही मैंने एक्सप्लेन किया, और सिंपल वर्ड्स में आपको पढ़ करके समझ आना चाहिए ये चीजें। तो पल्किशन वो जो क्या क्या था, वो ब्रेव किंग था साउथ इंडिया का, ब्रेव किंग ऑफ साउथ इंडिया, तभी तो उसने हर्षवर्धन को वापस जाने पे मजबूर कर दिया, रिटर्न जाने को मजबूर कर दिया, क्योंकि हर्षवर्धन चाहता था कि नीचे के राज्यों में भी राज करें, बट उससे वो हो कर नहीं पाया। हर्षा गेव अ लार्ज सम्स, किसको दिया, टू नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने दिया था। और आगे चलते हैं कि जो आगे की जो चीजें हैं जिसमें लिखा हुआ है कि हर्ष ऑफ विक्रम, किसका वो फॉलोवर था, वो लॉर्ड शिवा का बहुत बड़ा भक्त था, वो डिवोटी था, तो फॉलोवर ऑफ लॉर्ड शिवा, राइट। अब आगे सॉरी सॉरी सॉरी, फॉलोवर तो था लॉर्ड शिवा का, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये ध्यान देना है। और बुद्धिस्ट बाद में बन गया, हर्ष बिकम अ बुद्धिस्ट लेटर ऑन, बाद में वो बुद्धिस्ट बन गया ना, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। वो क्या बना, बिकेम लिखा हुआ है यार यहाँ पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, माइंड से स्किप हो गया और मैंने फोर्थ वाले पे क्लिक कर दिया। एक्चुअली पता है एग्जाम में भी आपके साथ यही होगा, आपको लगेगा कि यार पढ़ा है इस पर क्लिक कर दो, एक जैसा मिलेगा, नहीं, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर एक बार भी माइंड से स्किप हुआ तो कहीं ना कहीं क्वेश्चंस के अंदर गलती करने की जो संभावना है ना वो आपकी ज्यादा हो जाएगी, तो इससे बचना है। आगे चलते हैं और चीजों को थोड़ा और अलग वे में हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप दूसरे पैसेज को भी आसानी से समझ पाओ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पैसेज को आपको पकड़ने की कोशिश करना है कि पैसेज के अंदर एक्चुअल में है क्या, क्या दिया हुआ है, किस तरीके से मैं समझ सकता हूं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द फोर डिवीजन ऑफ द आर्मी वेंट फोर डायरेक्शंस,
दोज दैट हैड गोन टू बी अ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, मतलब चार आर्मी को, चार जो डिवीजन थी आर्मीज की, वो चार डायरेक्शंस में गए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. Returned after a month, it said to have searched every inch of land and passed. Sita was nowhere to be found. The army that was sent to the south was headed by Hanuman the monkey, a Jamwant, the bearer Angad, son of Bali. Hanuman carried Rama's gift in the ring for Sita. मतलब ये कहानी है रामायण से इंस्पायर्ड, जो कि उसी की कहानी है, इससे इंस्पायर्ड नहीं है. और यहाँ पे जामवंत जी का बताया गया है, हनुमान जी का बताया गया है, अंगद जो कि बाली के पुत्र थे, वो चारों डायरेक्शंस में गए. और कहीं ना कहीं जो हनुमान थे कैरीड रामास गिफ्ट हर रिंग टू सीता फॉर मेनी वेयर डे. दे ट्रेवल्ड थ्रू द वेरियस कंट्री, बहुत सारे वो जो भी वहाँ पे कंट्रीज थी वो वहाँ पे गए, एंड फॉरेस्ट जंगलों में गए विदाउट सक्सेस, बिना किसी सक्सेस के. दे वर अफ्रेड टू रिटर्निंग एम्प्टी हैंडेड, अंगद सेड. और वो डर रहे थे कि यार मैं खाली हाथ लौट आऊंगा तो दिक्कत होगी. इन सर्च फॉर सीता ही विल लूज लीव्स जस्ट अ जटायु हैज डन बिफोर अस. कि और जटायु से उन्होंने लॉस कर दिया था जटायु को. ये सारी थोड़ा सा जो पार्ट है, जब सीता जी को रावण हरण करके ले जाता है, सीता हरण होता है, उसके बाद जो सेना होती है भगवान श्री राम की, वो चारों दिशाओं में जाती है, जिसमें हर सेना को लीड कर रहे होते हैं. एक को अंगद लीड कर रहे होते हैं, एक हनुमान जी, जामवंत जी, अलग अलग लोग लीड कर रहे होते हैं चारों दिशाओं में जाने के लिए. तो जो हनुमान जी होते हैं वो कहीं ना कहीं डरे होते हैं कि मैं खाली हाथ कैसे लौटाऊंगा, राइट. फोर डिवीजन ऑफ आर्मी वो कहाँ गई, वेंट टू सर्च माता सीता इन अ फोर डायरेक्शंस. तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो एक करेक्ट ऑप्शन है. और आप रामायण से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, पता है. अपने आप में ही मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग देखें, कार्टून कैरेक्टर्स नहीं देना देखना है आपको, रामानंद सागर जी की देखना है. आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि हमें विपरीत परिस्थितियों में कैसे काम करना है, किस तरीके से रहना है, और कैसे हमें हर एक पर्सन की हेल्प लेकर के ही हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं. सो अंगद, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन पे आते हैं. अंगद वॉज द सन ऑफ. अंगद किसके सन थे आपको पता है. वो बाली के सन थे, पुत्र थे बाली. और बाली जो कि सुग्रीव जी के भाई थे, और उनका वध श्री राम भगवान ने किया था. और कहा जाता है कि बाली के सामने जो भी आता था उसकी शक्तियां आधी हो जाती थी. तो इसीलिए भगवान राम ने अपने दिमाग से उनको पीछे से छुप करके वार किया था, क्योंकि अगर उसके सामने आते तो भगवान की आधी शक्तियां उसके अंदर आती, और फिर उस टाइम पे उनसे मुकाबला करना, बाली से मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल काम है. और मैं आपको बताऊं कि बाली के नाम पे आज भी एक शहर बिलोंग करता है जिसको हम कहते हैं बलिया. और यहाँ पे जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है. अगर आप इस डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझे बताइएगा. और ये कहानी है, और हर एक पर्सन को जानना चाहिए, समझना चाहिए. और आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 83 के बारे में चर्चा करते हैं कि द आर्मी दैट वाज सेंट टू साउथ वाज लीड बाय. जो आर्मी साउथ की तरफ में भेजी गई थी वो आर्मी को कौन लीड कर रहा था. देखिए, हनुमान जी लीड कर रहे थे एक आर्मी को, एक आर्मी को अंगद जी लीड कर रहे थे, एक को जामवंत जी लीड कर रहे थे. देखिए, जामवंत जी का जो चेहरा है वो भालू की तरह था, और हनुमान जी का जो चेहरा है वो बंदर की तरह था, है ना. और मंकी, और द सन ऑफ बाली अंगद, और सभी लोग लीड कर रहे थे. ऑप्शन नंबर फोर्थ था, ये सभी लोग लीड कर रहे थे. आगे बढ़ते हैं. हु कैरीड रामाज रिंग टू सीता. कौन ले आया था माता सीता की रिंग, हनुमान जी लेकर के आए थे. तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. और मैं आपसे पूछूंगा कि आप नवोदय के अंदर सिलेक्शन कौन लाने वाला है, कौन लाने वाला है सिलेक्शन. जो मेहनत करेगा वो लाएगा, जो पढ़ेगा, जो वीडियोस को पूरा देखेगा वही सिलेक्शन ला पाएगा. जो आधे अधूरे में छोड़ के भगेगा उससे सिलेक्शन नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा. The army which went to south searched in every country and the forest. So यहाँ पे आप कह सकते हो
कि जो आर्मी साउथ की तरफ में गई गई थी, बट विदाउट सक्सेस, लेकिन बिना सक्सेस के आई थी। अब हम बात करते हैं पैसेज नंबर थर्ड के बारे में, कि इस पैसेज में क्या दिया हुआ है, कैसे हम इस पैसेज को और बेटर वे में समझ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आफ्टर गॉड हैज मेड अ मैन, he made a beautiful garden in the Eden, and the put man he created, who was named the Adam. Or Adam was to look after the garden. A river ran through it. There was the two special trees. वहाँ पे दो special trees थे. One called a tree of life, or other called the tree of a knowledge of good and evil. दो तरीके के पेड़ थे, एक को कहा जाता था द ट्री ऑफ लाइफ, दूसरे को नॉलेज ऑफ गुड्स एंड इवल्स, है ना, उनकी नॉलेज। यू में ईट अ फ्रूट्स एनी ट्रीज ऑफ द गार्डन, और आप हर ट्री जो फ्रूट्स था वो खा सकते थे। गॉड सेज एक्सपेक्टेड द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड्स एंड इवल्स, लेकिन जो गुड्स इवल्स का जो था उसके फ्रूट्स नहीं खा सकते थे। द ट्री एडम वॉज नॉट टच ऑल एनिमल्स केम टू एडम्स एंड वॉक इन द गार्डन, जो भी आते थे काम करते थे एनिमल्स। एडम्स गिव्स हिम ऑल द नेम, सबको नाम दे देता था। द बर्ड्स फ्लू अराउंड टू हिम एंड परचेस्ड ऑन द ब्रांचेस। एडम्स नेम्ड देम ऑल्सो, जिस पे बैठते थे उनको भी नाम दे देता था। द बर्ड्स एंड एनिमल्स हैड क्रिएचर्स लाइक देमसेल्फ फॉर अ कंपनी, बट एडम वॉज अलोन, वो अकेले था। इट वॉज नॉट गुड फॉर हिम टू लीव अलोन, उसके लिए अच्छा नहीं था कि वो अकेले रहे। गॉड थॉट, भगवान ने सोचा, आई विल बी मेक समवन इन द गार्डन विथ हिम, कि मैं उसके साथ किसी को बनाऊं। सो व्हेन एडम वाज asleep, गॉड मेड अ वुमन टू शेयर हिज लाइफ, और उसके साथ में एक वुमेन को बनाया जो कि उसके साथ लाइफ शेयर कर सके। सी वॉज अ वाइफ ऑफ एडम, गिव सम द नेम एंड कॉल्ड द आइवी, उसका नाम रख दिया आइवी, राइट। तो ये था हु मेड एडम। तो एडम को किसने बनाया, तो आप कह सकते हो कि इंदिरा मेड एडम, गॉड मेड एडम, भगवान ने बनाया उसको, इंदिरा नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। इसी तरीके से है, गॉड ऑर्डर एडम नॉट टू टच, कि किसको टच नहीं करना है, द ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ गुड्स एंड इवल, इसको आपको टच नहीं करना है, इसके फ्रूट्स आप नहीं ले सकते। एवी वॉज द वाइफ, किसकी, वो एडम की वाइफ थी। इसी तरीके से क्वेश्चन है नेक्स्ट, जिसमें दिया हुआ है कि गॉड मेड ब्यूटीफुल गॉड मेड अ ब्यूटीफुल वुमेन टू एडम, नेम्ड हर ईवी, एक ब्यूटीफुल वुमेन को बनाया जो कि उसके साथ रह सके, जो कि अकेले थे गॉड। इवन एडम नेम्ड किसको, द बर्ड ओनली, द एनिमल्स, ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल, रिवर्स एंड माउंटेन। आप कह सकते हो कि उसने जो जितने भी बर्ड्स थे, जो एनिमल्स थे, उनके उसने नाम रख दिए थे, ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स। रिवर्स एंड माउंटेन का कोई रोल नहीं था, बर्ड्स एनिमल्स का था। तो अब हम आते हैं अगले पैसेज, जो कि 91 से लेकर के, सॉरी 91 से लेकर 95 तक के जो क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या सही है। रवि वॉज फ्रॉम द स्कूल, अब ये पास्ट में लिखा हुआ है, पास्ट सेंटेंस, पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, तो जो फॉर्म भी होगी वो भी क्या होगी, पास्ट में होगी, यानी कि एक्सपाइल्ड होगा। इसी तरीके से यहां पे लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर, आर होगा, हैव होगा, हैज होगा, या फिर इज होना चाहिए। देखिए, सिल्वर की भी बात हो रही है, गोल्ड की भी बात हो रही है, एज वेल एज रेजन, थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा, यहाँ पे हैज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको एक ही हम ट्रीट करते हैं, द प्राइस ऑफ गोल्ड एज वेल एज सिल्वर हैज रेजन। लाइफ इज टू डेरी एज अ प्लेजर इज टू, लाइफ जो है, लाइफ इज टू डेरी एंड प्लेजर इज टू पैन, बहुत फेमस ये प्रोवर्ब्स है एक तरीके से। आगे चलते हैं, वी लीव एट दिल्ली, इन दिल्ली, ऑन दिल्ली, तो वी लीव, ऑप्शन नंबर थर्ड, इन दिल्ली, वी लीव इन दिल्ली। छोटा सा जगह हो तो एट यूज करते हैं। बर्ड्स बिल्ड, बर्ड्स बिल्ड व्हाट, नेस्ट, अपने घोंसले बनाती हैं हम। अब इसी तरीके से
अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे 96 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस में। लेकिन इसमें जो एरर वाला पार्ट है वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर नहीं है। ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाय द कैन ओपनर, नो एरर। देखिए यहाँ पे बाय यूज करा गया जो कि नहीं होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका थर्ड वाला है, थर्ड वाले पार्ट में ये प्रॉब्लम है, एरर है थर्ड वाले पार्ट में। सो ही ट्राइड टू ओपन अ कैन बाय द कैन, नहीं गलत है। यू हैव एक्ट नोबलर, देखिए एक्टेड जो है ना ये गलत है, देन ऑल ऑफ अस, एक्ट होगा, यू हैव एक्ट नोबलर देन ऑल ऑफ अस। इट इज अ हार्मफुल टू टेक कैप्सूल ऑफ टी 5 times a day, नो एरर। आप कह सकते हो कि द कैप्सूल ऑफ द टी 5 times a day, अ कैप्सूल ऑफ टी, कैप्सूल ऑफ टी गलत है, कप ऑफ टी होगा, कप फुल ऑफ टी नहीं, कप ऑफ टी। तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर एरर आपको दिख रहा है। शी डिड नॉट रोट, डिड नॉट राइट लिखा हुआ है, ये तो सही है, शी डिडंट राइट द लेटर टिल नाउ, टिल नाउ लिखा है ना, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि टिल नाउ लिखा सी तो सही है, डिडंट रोट, डिड नॉट राइट, राइट क्यों है, सी डिड नॉट राइट द लेटर टिल नाउ, अब तक उसने लेटर नहीं लिखा है। सी डिड नॉट राइट अ लेटर, द लेटर क्यों है यार, द लेटर नहीं होना चाहिए ना, द लेटर टिल नाउ, राइट नहीं, सी डिडंट रोट, सी डिड नॉट रोट, डिड में नहीं आना चाहिए क्योंकि वो टिल नाउ लिखा है ना, तो प्रेजेंट में होना चाहिए, ये डिड तो नहीं होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए, टिल नाउ की बात कर रहा है, इसलिए सेकंड वाले में एरर था। और आई हैव मेट माई फ्रेंड्स ओनली अ फ्यू आवर्स अगो, आई हैव, आई हैव मीट मेट मेट मीट मेट मेट, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, मीट माई फ्रेंड्स, ये फर्स्ट वाले पार्ट में ही एरर है। सो आई होप कि ये जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया 2012 का, वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको लगता है कि फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। इसके अलावा व्हाट्सएप करके आप सारी जानकारियाँ जो भी हैं स्क्रीनशॉट ले करके, ये जो नंबर है, अगर कोई भी मिस्टेक्स आपको नज़र आती है तो उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप इस नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। 8770077431, यहाँ भी नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.